मेरा नाम फातिमा है। मेरी उम्र 27 साल की है। कद काठ और शक्ल व सूरत से अच्छी भली हूँ। लिखना मेरा शौक नहीं है, पर दूसरों की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कहानी भी आप लोगों से शेयर करूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी। इस वजह से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी की रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा अकरम भी एक अच्छा स्टूडेंट था और वो हमारे घर से ज़्यादा भी दूर नहीं रहता था। मैंने अम्मी जान से कहा कि वो अकरम भाई से बात करें, फिर वो फ़ारग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे अपने लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। अम्मी ने अकरम भाई से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अकरम से बात कर ली है और वो कल शाम 7 से 9 तक आया करेगा मुझे पढ़ाने के लिए। इस दिन मैंने जल्दी अपने तमाम काम कर लिए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। तकरीबन 7:30 होंगे जब अकरम भाई हमारे घर आए। अकरम भाई की उम्र इस वक्त तकरीबन 30 साल के करीब थी और काफ़ी वजीहा और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। रस्म सलाम दादा के बाद मुझसे मुखातब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरे शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सर हिलाते हुए कहा कि जी भाई जान, ये बताओ किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो? मैंने कहा, अकरम भाई। मेरी किताब उठाकर इसके वर्क उल्टे हुए किताब पर ही नज़रें जमाई। मुझसे दूसरा सवाल पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैथ वाला सब्जेक्ट लेकर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़े डर रही थी। अकरम भाई ने किताब में इस पर रखते हुए मेरी जानब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और डरी रहोगी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमको कुछ पढ़ाऊँगा, वो तुमको ज़हन नशीन भी करा सकूँगा, लिहाजा डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। मैंने कहा, जी बेहतर। मैं खुद को थोड़ा बेहतर ज़ाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली, किस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास नहीं हुई, अलबत्ता अकरम भाई ने अपनी बातों और चपकलों की मदद से मेरी घबराहट दूर कर दी। मैं अब काफ़ी ठीक महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मैं अकरम भाई के चापकलों जवाब भी चापकलों की सूरत में ही दे रही थी। मेरा ये पन बेदार हो चुका था। अकरम भाई ने थोड़ी सी मैथ की मशक कराई और इंग्लिश कल से शुरू करने का कहकर घर के लिए जाने लगे। मैंने इन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। अकरम भाई भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद अकरम भाई कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वह वक्त के खासे पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। इनकी शख्सियत जाज़ब नज़र तो थी ही, इनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज़ भी खूब था। यही वजह थी कि मैं अकरम भाई की गर्दीद हो चुकी थी और इनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ी भी हो चुकी थी। इस दिन अकरम भाई ने मुझे मैथ की मशक करा रहे थे। जब अम्मी चाय ले आई, उन्होंने चाय मेज़ पर रख कर बोली कि चाय ठंडी होने से पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मशक हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर अकरम भाई को देना चाही तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ लर्ज उठा और सारी की सारी चाय भाई अकरम के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी शर्ट भीग गई। मेरे तो आसान ख़ता हो गई। दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार अकरम भाई को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं भाई जान? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। और इसी तरह तौलिया से उनकी शर्ट को साफ़ करने में लगी रही। अकरम भाई ने मुझे रोक दिया और बोले, बस करो, एवरीथिंग फाइन, परेशान ना हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए जब मैंने इन्हें शफ़क़त से पेश आते हुए देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे यूरो से देखा तो बोले, रोती क्यों हो?
तुम ने जानबूझ कर चाय थोड़ी गिराई, यह तो हादसाती ऐसे हुआ। इनके ऐसे कहने से मुझे हौसला हुआ। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं, और इसी हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। अकरम भाई भी शायद माहौल को खुशगवार बनना चाहते थे, इसलिए बोले, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज़ किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मासूमी हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी इन्हें हंसते देखकर मुस्कुरा दी। चलो वापस ही शुरू करते हैं जहाँ पर हादसा हुआ था। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो अकरम भाई ने कहा, आज का काम ख़त्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालात में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। अकरम भाई किस हालात के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता ना चला। मैं तो यही समझी कि वो अपने कपड़ों की वजह से कह रहे हैं। अकरम भाई के अंदर क्या चल रहा था मैं बिल्कुल अनजान थी। ये वाक़या बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे पता ही ना चला कि कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी वादी में गोते खाने लगी। इस वक्त मैंने बारह ख्वाब में अकरम भाई को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ रवाज न्याज की बातें कर रहे होते हैं, कभी बहालों, जंगलों और सहराओं में, तो कभी थाटे मारते समंदर की लहरों से खेल रहे होते हैं। अगर इस रात मैंने और अकरम भाई ने मिलकर दुनिया जहाँ की सैर की। मैं इस दिन बहुत गहरी नींद सोई थी। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर मंजर मेरे जहन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की ज़िंदगी से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर 9 बजे अकरम भाई घर जाने के लिए उठे तो मैं भी अपनी किताबें समेट कर वापस अपने रूम में आ गई तो अकरम भाई वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या हुआ। वो बताए बगैर ही चले गए। इस वक्त अम्मी रूम में आई तो उन्होंने बताया कि अकरम कह रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली आई। मैं सोच का महूर बश अकरम भाई थे। इस रात मैं भी इन्हीं सोचों में रक्स हो गई। सुबह उठी तो अकरम भाई के ही शहर में सारा दिन मशहूर रहती। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। मैं देखना चाहती थी आज कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद नहीं आए। मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा इंतज़ार बस इंतज़ार रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने अम्मी से कहा कि खैर हो अकरम भाई, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। अम्मी ने कहा कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं। जब वो बैठे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक किया, पता नहीं वो अभी तक ठीक ना हुए हों। आप खाला को फ़ोन करके उनका पता तो कराएं। अम्मी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फ़ोन लगाया। तब खाला ने बताया कि अकरम तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। सुबह मैं अम्मी को साथ लेकर उनका पता लेने खाला के घर गई तो देखा अकरम भाई वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी बातचीत के बाद मैं उधर ही बैठ गई। खाला और अम्मी भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। अकरम भाई ने हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। मैं खाला और अम्मी की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकती थी, इसलिए हम खामोश बैठे थे जबकि खाला और अम्मी बातें कर रहे थे। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी शादी कर ली है, जहां उनका जाना बहुत ज़रूरी था लेकिन नहीं जा सकती। मैंने पूछा क्यों नहीं जा सकती तो खाला बोली जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है और आपका भाई साहब खालू भी आफत से छुट्टी नहीं ले सकते कि उनके साथ चली जाती। अम्मी चूँकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो किधर रहती हैं, इसलिए खाला से बोली तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओ। मैंने ये सान्या तो मेरे दिमाग में अदा आ गया कि अगर अम्मी और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी अम्मी की तायद में कहा खाला अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती हैं तो तब आप ज़रूर जाएं। अकरम भाई की फ़िक्र ना करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी तीमारदारी कर लेंगे। खाला और अम्मी दोनों को मैंने शादी में जाने पर आमादा कर लिया। अगरचे अम्मी जाना नहीं चाहती थी। इन दोनों के जाने के बाद मैंने और अकरम भाई ने घर में अकेले थे।
कोई 15 मिनट तक हमने कोई बात नहीं हुई। अकरम भाई वैसे ही आंखें मूंद रहे थे, शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कोई बात शुरू करें, लेकिन मैंने कोई बात शुरू ना की। कैसे करूं और कौन सी बात करूं? तन्हाई और खामोशियों माहौल पर अजय पुरसरार थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।